ओके, सो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रही हूं। किसी भी बच्चे को लगता है कि मैम मेरे लिए थोड़ा सर के ऊपर चला गया, तो मैं उसको ये एडवाइस करूंगी कि हमारी जो एपीटी की ऐप है उसमें डिटेल में ये लेक्चर है, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर देखने के लिए एपीटी ऐप का वॉलेट बैलेंस दे दीजिए, सो दे विल हेल्प यू। ओके, सो बेटा क्या होता है इकोनॉमिक्स? जैसे कि हम अपने घर का मैनेजमेंट करते हैं, हमेशा हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं एंड हमारे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। तो हम अपने घर को जैसे मैनेज करते हैं, वैसे ही पूरी कंट्री को जब मैनेज करना हो तो उसको हम, उस वर्ड से वो बना है इकोनॉमिक्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया, मीनिंग रूल ऑफ द हाउस होल्ड। जैसे घर को मैनेज करने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो सब इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। इकोनॉमिक्स में अगर आप कुछ, मैंने शब्द बोले, इकोनॉमी एक वर्ड बोला, तो ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट का साधन देती है। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम which contains resources and which provides people with the means of earning and living. कमाने का और जीने का साधन देती है इकोनॉमी। The second word is scarcity, कि हमको ये कमी फील क्यों होती है? Scarcity शब्द का मीनिंग एग्जाम में बहुत आता है। It is the limitation of supply in relation to demand. मतलब मेरे पास अभी एक मोबाइल है और यूज करने वाले अगर 10 हैं, तो सप्लाई कम है, डिमांड 10 है। फिर से सुनो, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, मतलब डिमांड बहुत है, उसकी तुलना में सामान की सप्लाई कम है। दैट इज स्कैर्सिटी। तो जब ऐसा होता है तो हमको बहुत ज्यादा चॉइस करनी पड़ती है कि कम पैसे हैं तो बॉस अब क्या करें। ओके, तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये स्कैर्सिटी, हर व्यक्ति के पास। जैसे देखो, तुम्हारे पास आज समय कम है, एग्जाम सामने है, पढ़ाई की नहीं है, समय कम है, सब्जेक्ट ज्यादा है, तो वांट तो है कि 48 आवर्स का टाइम हो जाए, पर दिन तो 24 आवर्स का ही है। तो दैट इज व्हाई स्कैर्सिटी मींस लिमिटेशन, कमी ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। इट्स अ यूनिवर्सल थिंग एंड इट इज द समस्या की जड़ ही यही है। इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? बेटा इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ये प्योर साइंस नहीं है। यहाँ 2+2 4 नहीं होता बॉस, यहाँ पर तो आपको पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। तो इट्स अ सोशल साइंस, क्योंकि ये लोगों के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो इट्स अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे एन इकोनॉमी चूजेस टू यूज इट्स स्केर्स रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो ये स्टडी करती है कि एक इकोनॉमी अपनी इतनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सीमित साधनों का कैसे उपयोग करती है। तो बस ये तुमको ध्यान रखना है। ओहो, थैंक यू। ठीक है बेटा, अब आते हैं इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। समस्या ही तो ये सबसे बड़ी है भाई। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है कि हम एक समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्या क्यों है? समस्या के 3 कारण हैं। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमें एक चीज मिलती है, हमें दूसरे की चाहत क्रिएट हो जाती है, दूसरी मिलती है, तीसरे की चाहत क्रिएट हो जाती है, तीसरी चीज मिलती है, चौथे की क्रिएट हो जाती है। तो हमारी जो जरूरतें हैं वो अनंत असीमित कभी खत्म होने वाली नहीं है और हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। तो क्योंकि हमारी वांट्स बहुत ज्यादा हैं और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज के अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, दैट्स व्हाई हम हमेशा समस्या में रहते हैं। और वो समस्या ये है कि हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बोलोगे मेरे साथ, लिखेंगे चैट में, व्हाट आर द 3 प्रॉब्लम्स। फटाफट बताइए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। तो ये एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया समस्या क्या है। सो व्हाट आर द 3 समस्या? रिपीट आफ्टर मी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस।
क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। बात मगज में घुस गई? यस यस यस, बात मगज में घुस गई जी। अरे एक ही लाइन में सारे लिखो ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम प्रोड्यूस। ओके बेटू, सो मैं वापस आती हूं कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है वॉर गुड्स बनाएं कि सिविल गुड्स बनाएं। वॉर गुड्स का मतलब है उधर पाकिस्तान हमारे अंदर आक्रमण कर रहा है तो हमको उससे लड़ने के लिए वो गुड्स चाहिए। हमारे अंदर के लोग भूखे मर रहे हैं, कोविड फैल गया तो कोविड की वैक्सीन इज अ कंज्यूमर गुड, तो वो भी बनाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कम है तब तो सोच रहे हैं कि ये बनाए कि ये बनाए, है ना। सो व्हाट टू प्रोड्यूस इज मीन्स चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस। सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। किसी भी कंट्री में काम करने के 2 तरीके हैं, या तो मशीनें लगा लो जैसा अमेरिका में होता है, और या फिर लेबर लगा लो जैसे अपने इंडिया में होता है। तो जिस कंट्री में लेबर सरप्लस है वो लोग लेबर ओरिएंटेड टेक्निक यूज करते हैं। जिस कंट्री में कैपिटल बहुत है वो लोग कैपिटल ओरिएंटेड टेक्निक यूज करते हैं, मशीनों से काम करते हैं। तो ये चॉइस है कि हम क्या करें। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमारी इकोनॉमी में 3 तरह के लोग होते हैं, रिच, पुअर, वेरी पुअर, बिलो पॉवर्टी लाइन। हमको सबका ख्याल रखना पड़ेगा ना। देखो कोविड के टाइम अगर जो बहुत गरीब लोग थे जो वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आप उनको छोड़ देते, भाई तुम लगाओ वैक्सीन तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं। अब कैसे कोई मतलब नहीं, उसने वैक्सीन नहीं लगाई, हाथ हमें लगा लिया, निपट गए हम। तो बताओ सबका ध्यान तो रखना पड़ता है ना। येस और नो, टेल मी येस और नो। भाई देखो रिस्पॉन्स करोगे तो क्लास में बहुत मजा आएगा। यस, तो ये 3 समस्याएं हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब एक बात सुनो ना, ये समस्याओं के मैंने तुम्हें कारण क्या बताए, व्हाट आर द रीजंस? 3 रीजंस। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, they have alternative uses, and our wants are unlimited. Wants are unlimited, resources are limited, and they have alternative uses. Very good, very good. अब इसके बाद एक छोटी सी बात, बीच में मेरे से एक पॉइंट छूट गया, तुम बता दो, इकोनॉमिक साइंस है कि आर्ट? देखो साइंस तो जो होती है ना वो 2+2 4 होती है, मैथ्स जैसी, एवरी टाइम सेम रिजल्ट। बट क्या हमारी इकोनॉमिक्स ऐसी है? नो बेटू, इकोनॉमिक्स पूरी तरह साइंस नहीं है। एक साइंस वो होती है विच इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज हैविंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। हाँ, हमारी इकोनॉमिक्स में ऐसा है, बट साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स एक कला भी है कि आप समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो। तो देयरफॉर इट इज एन आर्ट ऑल्सो। तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। हुसैन तुमने कहा मैम हर वांट पूरा करना हो तो बेटू फिर तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, ईश्वर बनना पड़ेगा, नहीं तो हर जरूरत तो किसी की पूरी नहीं हो पाती। यस, गुड, वेरी गुड। तो भाई बड़े चलो हम आ गए हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पर। मैंने आपको बताया कि हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठोको ताली, बन गया एवरीवन यहां तक? ओके देखो मेरा आदत है कि मैं बीच बीच में रिवीजन बहुत कराती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है कि भाई मार्क्स आने चाहिए। अब की बार रिवीजन के बाद नंबर नहीं आया तो तुम और मैं दोनों चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे। तुम्हें 12th कौन पढ़ाएगा, सीए कौन कराएगा हैं? ओके तो इसलिए अच्छा भैया पढ़ लो। तो बताओ व्हाट इज इकोनॉमी, फिर से बोलो फटाफट। इकोनॉमी एक सिस्टम है हैविंग रिसोर्सेज एंड विच प्रोवाइड्स द पीपल अ मींस ऑफ लिविंग एंड अर्निंग। खटाखट, व्हाट इज स्कैरसिटी? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। वेरी गुड। इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स अ सोशल साइंस which studies how an economy resources its scarce uses resources having alternative uses to satisfy its unlimited wants. Yes, economic problem क्या है कि चॉइस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ऑफ 3 कारण। व्हाट आर द 3 कारण? फटाफट बोलो, मेरी क्लास के बाद टॉपिक याद होना चाहिए। फिर बता दो इकोनॉमिक्स इज साइंस और एन आर्ट? भाई इट इज बोथ। अब बता दो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या सिर्फ इंडिया में होती है प्रॉब्लम्स की हर कंट्री में होती हैं? जवाब दो, वेटिंग फॉर योर उत्तर। देंगे प्रत्युत्तर। बताओ सिर्फ इंडिया में समस्या होती है या हर कंट्री में समस्या होती है? बोलो भाई बोलो। ओके शिवम, वेरी गुड, ऑल सेट।
तो भैया ये हमने पढ़ लिया। देखो मैंने तुम्हें ना कंसेप्ट रिवाइज करा दिया, नोट्स तुम्हारे पास हैं ही। किसी बालक ने साल भर नोट्स नहीं बनाए और उसका कहना है माते अब नोट्स दे दीजिए, तो आप एपीटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जब आएंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस इन्वॉल्व्स अ सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सभी गुड्स जो होते हैं इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम गुड्स कितने बनाएं और कौन से बनाएं, और हमें बैलेंस रखना पड़ता है बिटवीन वॉर गुड्स एंड सिविल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस मैंने तुम्हें बताया, टेक्निक टू बी यूज्ड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, लेबर ओरिएंटेड, कैपिटल ओरिएंटेड। जिस कंट्री में जो ज्यादा होता है वो टेक्निक को यूज करता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। स्कूल वालों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत ही प्रेम है, तो उसकी थ्योरी मैंने लिख दी है तुम्हें। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द इंडिविजुअल्स। जो इकोनॉमी है ना, उसको ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है कि मैं किस कैटेगरी के आदमी के लिए गुड्स बनाऊं। सॉर्टेड एवरीवन, कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें बेटा ये आपको देखना पड़ता है कि आप जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको कैसे कैसे कितने गुड्स दो। ठोको ताली एवरीवन। हाउ टू प्रोड्यूस बता दूं बेटू, सुनना। एक होती है कि आपको कपड़ा बनाना है तो गांधी जी की तरह चरखा चलाने बैठा दो लेबर को, और एक होता है कि आप मशीन लगाओ, पावर लूम जिसको बोलते हैं। भाई मशीन खरीदने में पैसे लगते हैं, तो अगर आपके पास कैपिटल है तो आप मशीन ओरिएंटेड टेक्निक यूज करो, और आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आप लेबर लगा लो। तो किस तरह से बनाना है, दिस डिसीजन इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। यस माय डियर चिल्ड्रन, यस। इस बार मेरे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आएंगे। ऑल दी एप्टियंस, यो एप्टियंस, यस एवरीवन। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट आंसर पे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हमको कोई चीज देखनी होती है कि ये मेरे हाथ में लकीर कहाँ जा रही है, तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। बोलो हाँ या ना। माइक्रोस्कोप किसी एक चीज को हमको स्टडी करने में हेल्प करता है ना बेटो। तो एक इंडिविजुअल को जब भी आप स्टडी करोगे, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब आप पूरी चीजों को इकट्ठा स्टडी करोगे तो इट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मुझे सिर्फ ये देखना हो कि साक्षी की इनकम कितनी है तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मुझे ये देखना हो पूरे इंडिया के सारे लोगों की इनकम कितनी है तो इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। Micro is derived from the Greek word micros and macro is derived from the Greek word macros. Micro individual unit को स्टडी करता है, macro large aggregates को स्टडी करता है। Micro को प्राइस थ्योरी कहते हैं और macro को इनकम थ्योरी कहते हैं। इसके अलावा माइक्रो के टूल्स तुमने अभी पढ़े 11th में, डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो के टूल्स तुम पढ़ोगे 12th में, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यस, मजा आ रहा है मेरे को आज बहुत तुम्हारे साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ। और मैक्रो के कौन माने जाते हैं? सर J.M. कीन्स। यस एवरीवन, यो वेरी गुड। ऐसे ही रोज दनादन अगर तुम पढ़ाई अच्छे से करते रहोगे तो फोड़ फाड़ देखना तुम अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तीनों सब्जेक्ट्स के रिवीजन में तुम ऐसे धांसू फोड़ने वाले हो कि तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में ही आओगे स्कूल में। यस। अब बेटा ये माइक्रो और मैक्रो में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मम्मी और पापा में से दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? दोनों है। जब नोट चाहिए तो पापा और जब खाना चाहिए तो मम्मी, है ना। और दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। यस बेटू, यस बेटा आदर्श, वेरी गुड। आदर्श का कहना है मैम एक पेड़ और पूरा जंगल, जंगल इज मैक्रो एंड पेड़ इज माइक्रो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटू। एग्रीगेट का आयुष मतलब होता है बहुत सारी चीजों को एक साथ स्टडी करना। जैसे आदर्श, अगर मैं सिर्फ तुम्हारी इनकम की स्टडी करूं आयुष तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरी क्लास की करूं सबकी जोड़ के तो इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ चीज का समेशन, टोटल। ओके, यस, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट। देखो 22 मिनट हुए हैं और तुम्हारा आधा चैप्टर रिवाइज हो गया है। अगर तुम ऐसे ही दनादन ढंग से पढ़ते रहे तो पूरा इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स, यो एप्टियंस विल रॉक इन क्लास 11। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर।
पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इस वक्त इस रूम में 20 डिग्री टेम्परेचर है, ये एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य, काश इस समय इस कमरे में 24 डिग्री टेम्परेचर होता, बहुत सर्दी लग रही है अभी तो जो स्टेटमेंट एक्चुअल पोजीशन बताए उसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो आइडियल बताए क्या होना चाहिए, कैसा बेस्ट होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे आज तुम्हारा अगर टेस्ट लिया जाए तो तुम्हारे 60% आए, इसको कहेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट, आज का फैक्ट। और अगर मैं ऐसे कहूं काश इस रिवीजन के बाद तुम्हारा 90% आ जाए, तो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यस गाइस, सो पॉजिटिव एंड, हंसो मत, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है what is the current situation, it deals with what is and gives facts. Positive economics is neutral between ends. Positive economics is not yes so positive economics इसमें डील करता है कि अभी की वस्तु स्थिति क्या है, what is the current problem, it talks about facts. But बेटू, normative economics deals with what ought to be, how the problem will be solved. Normative economics deals with the ideal situation. It passes value judgments. Okay, sorted everyone? Sorted everyone? अच्छा प्रियंका, positive is neutral between ends. Okay. प्रियंका is asking कि मैम neutral between ends समझा दीजिए। देखो positive economics कहती है कि हर आदमी के बहुत सारे गोल्स होते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी 100 का नोट है, मैं मैगी भी खरीद सकती हूँ, मैं पिज्ज़ा भी खरीद सकती हूँ। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहती है कि मैन इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। पेट भरना है कुछ भी दे दो यार, मैगी दे दो, पिज्ज़ा, वैसे इच्छा हो तो दोनों दे दो। तो इसलिए न्यूट्रल का मतलब वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर चॉइस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसी है। तुम तो बस एक वर्ड याद रख लो, पॉजिटिव डील्स विद व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज, and normative deals with what should be, what should be, what should be the ideal situation. Okay? Okay, एक कुछ examples बताओ। Prices in India are rising. ये अभी की वस्तु स्थिति बता रहा है। It's positive economics. India government should control the price rise. Should control, जिसमें should do this, normative economics. India has high income inequality. ये अभी की वस्तु स्थिति बता रहा है। इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। यूएन शुड वर्क फॉर वर्ल्ड पीस, आइडियल सिचुएशन बता रहा है। सो इट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यस एवरीवन, वेरी गुड। ओके अनम, वेरी गुड। तो ये हो गया पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। दो वर्ड याद रखने बोले, पॉजिटिव मीन्स व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव मीन्स व्हाट शुड बी। ओके, अच्छा सुनो ना, देखो तुमने ये नोट्स बनाए कि नहीं। Normative, it deals with what ought to be or how the economic problem should be solved ideally. It cannot be verified with actual data, and it is based upon individual opinion, and it passes value judgments. Or positive, it deals with what is. It deals with how problem is actually solved. It is based upon facts. It does not give value judgments. बेटा मेरी बात सुनो, मैंने इसमें पॉइंट्स तो 5 लिखे हैं, बट तुम तो एक एक लाइन याद कर लो। पॉजिटिव मीन्स व्हाट इज, नॉर्मेटिव मीन्स व्हाट ऑट टू बी। वन टॉक्स अबाउट फैक्ट्स, वन टॉक्स अबाउट वैल्यू जजमेंट्स। वेरी गुड। अब आ गए बेटू पीपीसी, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। ओके, सो पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेटू हर इकोनॉमी में बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी वांट्स होती हैं, और रिसोर्स हम तब से सुन रहे हैं लिमिटेड होते हैं। तो उसको कैसे यूज किया जाए। 1 एकड़ जमीन है मेरे पास, उस 1 एकड़ में मेरे बच्चे खेती भी हो सकती है, वीट भी उग सकता है, और पेड़ लगा के कॉटन भी उगाया जा सकता है। तो मैं
एक मन कह रहा है कि वीट उगाऊं, एक मन कह रहा है कि कॉटन उगाऊं, तो मैं क्या करूं? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उस 1 एकड़ की मेरी लिमिटेड जगह को कैसे बांटूं, कैसे बेस्ट यूज करूं, इसमें मेरी हेल्प करता है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बेटू नेक्स्ट क्लास कब नहीं है, रोज क्लास है अब। रोज क्लास है भाई, रोज क्लास, डेली 31 तक, संडे छोड़ के। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसके बहुत सारे नाम हैं, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, खूब सारे पर्यायवाची हैं इसके। ये बताता है कि आपके पास अगर लिमिटेड जगह है तो आप उसको 2 गुड्स में कैसे बांट सकते हो। आपके पास अगर लिमिटेड जगह है तो आप उसको 2 गुड्स में कैसे बांट सकते हो, ये बताता है। बॉस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा याद करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन से सुन लेना। तुम्हारे पास एक दिन में 24 घंटे हैं, तुम्हें नींद भी आ रही है, दैट इज 1 यूज, तुम्हें पढ़ना भी है, दैट इज 2nd यूज। तो तुम कितना सो और कितना पढ़ो, कितना सो और कितना पढ़ो, तो पूरे दिन का यूटिलाइजेशन कैसे बांटो, इसको अगर हम एक ग्राफ का शेप दे दें तो उसको कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि आप अपनी लिमिटेड रिसोर्स में 2 गुड्स के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यस बेटू, ओके बेटा। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन पहले, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन showing different combinations of 2 goods which can be produced with limited resource and technology। हिंदी में सुन लो एक बार, पीपीसी एक ग्राफ है जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स के जो हम लिमिटेड रिसोर्स में बना सकते हैं। आई बात भेजे में? यस। अब इसका ये जो बेटू वो है शेड्यूल, कुछ स्कूल्स में शेड्यूल पूछते हैं, कुछ में नहीं पूछते हैं। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आए तो सीधे ये डेफिनेशन लिख देना और ग्राफ लिख देना, और अगर 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो शेड्यूल तुमको बनाना पड़ेगा। इस शेड्यूल में तुम देखो गुड ए 15, 14, 12, 9, 5 नीचे आ रहा है, गुड बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ रहा है, और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया एक गुड गेन करने के लिए। देखो यहाँ पर गुड ए मैंने कम किया तो गुड ए बढ़ा, तो 1:1। बट यहाँ देखो 14 से 12 मैंने 2 यूनिट सैक्रिफाइस किए तो मेरा 1 यूनिट बढ़ा। यहाँ देखो 12 से 9 मैंने 3 यूनिट सैक्रिफाइस किए तो मेरा 1 यूनिट बढ़ा। देखो यहाँ 9 से 5 मैंने 4 यूनिट सैक्रिफाइस किए तो 1 यूनिट बढ़ा। देखो यहाँ 5 से 0 5 का सैक्रिफाइस किया तो 1 यूनिट बढ़ा। तो इसका मतलब है बेटू, बस 10 मिनट की क्लास और बची है, पेशेंस रखो। मेरी क्लास के बाद मगर ये जो शीट है इसको प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व कराया जाएगा। जितने लोगों को वो क्लास अटेंड करनी हो वो नीचे ग्रुप में जाके तुरंत फॉर्म भरें ताकि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में लेकर उनको भी ये प्रैक्टिस सेशन दे सकें। तो ये आप देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटा ये बता रहा है कि सैक्रिफाइस वर्सेस गेन का रेशो क्या है। देखो आप, सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि 1 यूनिट गेन करने के लिए आपको कितने यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ा। और जिंदगी में सैक्रिफाइस बढ़ता जाता है, 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 बढ़ता जाता है। ओके गाइज, तो अब जब इसको हम प्लॉट करते हैं तो ऐसा मोटू सा छोटू सा पीपीसी क्रिएट होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये देखिए पीपीसी बल्जिंग आउट, बिल्कुल मेरे पेट की तरह इतने मोटे होते जा रहे हैं हम। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, बट इज बल्जिंग आउट। इस पे बेटू अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, ए बी सी डी ई। ध्यान देना, जब आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हो तो 2 गुड्स की बात हो रही है। ओके बेटू, और ये जो 2 गुड्स हैं इनके ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं
जो आप लिमिटेड बना सकते हो। तो फिर से सुन लो एक बार, व्हाट इज पीपीसी? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन showing various combinations of two goods that can be produced with given technology. उसके बाद सीधे उठा के ये ग्राफ याद कर लो, ऐसा बना दो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, उस पे लिख दो ए बी सी डी ई। वाई एक्सिस पे जो गुड आपने सैक्रिफाइस किया है वो आ गया, एक्स एक्सिस पे वो आ गया जो आपने गेन किया है। बस अभी आप शॉर्टकट में इतना याद कर लो। अब ये जो पीपीसी है ना बेटा, इसके फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। बोलो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? इट्स अपवर्ड राइजिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? बोलो जवाब दो सब। 10 मिनट का पेशेंस रखो, 10 मिनट का। यस, इट इज गोइंग डाउन। नीचे जाते जाते इट इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन? बोलो इट इज कॉनकेव। इट इज बल्जिंग आउटसाइड, इट इज कॉनकेव। क्यों है? बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइजिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के राइज होने की वजह से इट इज बल्जिंग आउट। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, डोंट टेक प्रेशर, इस लेक्चर को ऐप से डिटेल में एक बार और देख लेना, बन जाएगा। देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है वो एमआरटी कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी जो हमने त्यागा है टू गेट 1 यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, है ना? अभी सुना था हमने। फॉर्मूला इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लो प्रैक्टिकल। इस पे बॉस प्रैक्टिकल आ सकता है, डेल्टा गुड सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा गुड गेन्ड। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ पीपीसी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीपीसी के अजम्पशन नंबर 1, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। सेकंड, हम 2 गुड्स की बात कर रहे हैं। तीसरा, रिसोर्सेज फिक्स्ड है। भाई साहब, रिसोर्स अगर 2 एकड़ खेत होता तो मैं एक में एक और एक में एक बना लेती ना। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और चौथा, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। ठोको ताली और याद करो अभी। रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ गुड्स आर 2 एंड रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। 2 बार लेक्चर सुन लेना डबल स्पीड में एग्जाम के पहले एंड यू आर सॉर्टेड। ओके बेटू, ग्रेट एवरीवन। अब सुनो ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, अगर ये राइट साइड शिफ्ट हो जाए तो ये क्या शो करता है? अगर ये राइट साइड शिफ्ट हो जाए तो इट शोज कि हमारे रिसोर्सेज किसी कारण बढ़ गए हैं, तो दोनों प्रकार के गुड्स बढ़ गए हैं। ऐसे ही बेटा, अगर पीपीसी अंदर शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब हमारे खेत में जैसे बाढ़ आ गई, अब बाढ़ के पानी के चक्कर में हम पौधा नहीं उगा पाए, तो हमारा रिसोर्स यूज कम हो रहा है। तो अगर आपका रिसोर्स यूज कम हो रहा है तो पीपीसी अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपका यूज रिसोर्स आप टेरेस फार्मिंग करके और लैंड क्रिएट कर रहे हो तो आपका पीपीसी बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद बेटू, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में रोटेशन भी एक चीज होती है। सुनो एक बात सुनो, यहां देखो ध्यान से बेटू, अगर दोनों गुड्स बढ़ गए, ये भी बढ़ गया ये भी बढ़ गया, तो ये राइट शिफ्ट कहलाया। बेटू अगर दोनों गुड्स कम हो गए तो ये अंदर शिफ्ट हो गया, ये लेफ्ट शिफ्ट कहलाया। बट पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही गुड बढ़ता है, कभी कभी एक ही गुड बढ़ता है। एक ही गुड बढ़ने का मतलब हुआ कि ये मेरा पीपीसी था ना बेटू, तो ये वाला गुड नहीं बढ़ा, सिर्फ दूसरा वाला ये वाला बढ़ा, इसमें चेंज आया बस। ओके बेटू, कल कौन से सब्जेक्ट की क्लास है बेटू? कल अकाउंट्स की क्लास है, ठीक है? ये हो गया, तो ये तुमको पता होना चाहिए। शिफ्ट इन पीपीसी, ओके। अजम्पशन भी मैंने तुम्हें करा दिए, शिफ्ट भी करा दिए, रोटेशन भी बता दिया। अब एक 1 मार्क का क्वेश्चन ये और सुन लो बस जाते जाते। 5 मिनट्स मोर, डोंट टेक टेंशन, बस खत्म ही कर रहे हैं। उसके बाद ना रिवीजन क्लास में क्वेश्चन जरूर करना, बिना क्वेश्चन के 95% नहीं आएंगे बॉस, सुन लेना। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें मैंने बार बार बता दिया, ये बस याद कर लो। न्यूमरेटर में लिखो डेल्टा गुड सैक्रिफाइस्ड, डिनोमिनेटर में लिखो डेल्टा गुड गेन्ड। मतलब बेटू, एक गुड गेन करने के लिए अगर मुझे 3 सैक्रिफाइस करने पड़े तो 3:1 इज माई एमआरटी। ओके,
तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स which is sacrificed to gain additional unit of other commodity. MRT is the slope of the PPC. बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. आपके स्कूल के सब टीचर्स को इससे बहुत प्यार है. आपको वो एक शेड्यूल देंगे बेटू, गुड ए और गुड बी, ये कॉम्बिनेशन ए और बी. मैंने भी अपनी शीट में ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है. तो इसमें आप देख सकते हो कि गुड एक्स ये है कॉम्बिनेशन ए, ये है कॉम्बिनेशन बी. कॉम्बिनेशन ए में गुड एक्स 30 है, गुड वाई 10 है. 5 मिनट्स का बस पेशेंस. और गुड एक्स 10 है और गुड वाई 15 है. तो मैं दिख रहा है कि ये वाला गुड कम हो गया है और ये हमने गेन किया है. तो बस जो सैक्रिफाइस हुआ है उसको न्यूमरेटर में लिखो. तो 30 माइनस 10, 20 का सैक्रिफाइस किया है तुमने, और 10 एंड 15 का डिफरेंस 5 का गेन किया है तुमने. तो 4 इज द MRT. प्लीज गिव मी अ थम्स अप. कितने लोगों को क्लियर है 4 इज द MRT? ये एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. मैं ग्रुप पे लिखूंगी कि कल कौन सा टॉपिक है. ओके, डोंट वरी. ठोको ताली, ठोको ताली. 4:1 कितने लोगों को क्लियर है? 4:1 या 4 कितने लोगों को क्लियर है? वेरी गुड शिखर. अदरवाइज ऑल्सो हाथ उठा दो भैया. ठीक है, अब ये पावर बूस्टर का है. टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नॉट नीडेड. अब एक और लाइन पढ़ लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सपोजिंग मैं भाई साहब भोपाल में जॉब कर रही हूं, मेरा जॉब है 5,000 रुपए महीने का. सडनली मेरा बॉम्बे में जॉब लग गया 1,00,000 रुपए महीने का. तो बताओ मैं भोपाल का जॉब छोड़ूंगी कि नहीं? तभी तो बॉम्बे जा पाऊंगी ना, कि यहां पर भी बैठी रहूं और वहां पे भी बैठी रहूं. ये तो नहीं हो पाएगा ना. तो मुझे भोपाल का जॉब छोड़ना पड़ा. तो जो आप त्याग करते हो उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फोरगॉन. जो अवसर आपने त्याग दिया, आपने भोपाल का जॉब त्याग दिया, तो इट इज द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फोरगॉन. फोरगॉन 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 फोरगॉन, त्याग दिया. ठीक है बेटा? ओके बेटा, तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बस इतना ठीक है. अब मैं तुम्हें ये 3 स्लाइड्स भेज रही हूं ग्रुप में, इंपॉर्टेंट. स्लाइड नंबर 1, ओनली स्केयर्स गुड अट्रैक्ट प्राइस. ये थोड़े ऑफ बीट क्वेश्चंस हैं जो स्कूल में आ सकते हैं. देन व्हाट डज द स्लोप ऑफ PPC इंडिकेट? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या इंडिकेट करता है? बेटा स्लोप इंडिकेट करता है इनवर्स रिलेशन. एक गुड बढ़ेगा तो दूसरा गुड कम हो जाएगा. ये इनवर्स रिलेशन वो इंडिकेट करता है. तीसरा क्वेश्चन, स्कैरसिटी और चॉइस साथ साथ चलते हैं, कमेंट. ये थोड़े ऑफ बीट क्वेश्चंस हैं. मैंने इसका आंसर भी तुम्हारे लिए फ्रेम कर दिया है. इस आंसर को एक बार रीड कर लोगे तो लाइफ इज जिंगा लाला. तो स्कैरसिटी हमने पढ़ा is the limitation of supply in relation to demand. Because we have scarcity, we have to choose which goods we want, because choice of one means sacrificing the other. बस ऐसे तुमको लिखना है. तो इसको एक बार रीड कर लेना. Question number 4. What will be the impact of the recently launched स्वच्छ भारत अभियान on the PPC? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. तुम एक बात बताओ, अगर हमने अपने जहां कचरे के ढेर वगैरह पड़े थे उनको साफ कर दिया, तो हमारे पास वो जगह जो पहले यूज नहीं हो रही थी वो क्रिएट हो जाएगी कि नहीं? तो नई जगह जब भी क्रिएट होती है बाबू, तो बताओ PPC राइट साइड शिफ्ट होता है कि नहीं? यस और नो? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत काम का अमेजिंग क्वेश्चंस हैं. ये सारे वो क्वेश्चंस हैं हाई ऑर्डर जो स्कूल में अगर टफ पेपर आया तो आएंगे. और ये जो मेरी PDF है, इसमें वो क्वेश्चन है कि आपको साला कुछ भी नहीं बन रहा है, आप कहो कि मैम मेरे को फर्स्ट रैंक नहीं लाना, मेरे पास होने के वांदे पड़े हैं, तो आप ये वाले क्वेश्चन पूरे कर लेना. तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये हाई मार्क्स के लिए हैं, और ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये 90% तक लाने के लिए है. 90 से 100 वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही सॉलिड वाले, वो हैं ये 4 क्वेश्चन.
तो मैंने दोनों के लिए आपको भेज दिया है। मैं अभी जस्ट मेरा क्लास खत्म होते से ही मोबाइल में व्हाट्सएप में आपको ये भेज रही हूँ। जो भी व्हाट्सएप में नहीं है 11th के बच्चे, वो अभी फॉर्म भरना, कल तक आपको टीम व्हाट्सएप में ऐड कर लेगी, कल आपको शीट मिल जाएगी, घबराओ मत। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, टेक केयर, बाय एवरीवन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।